चलिए सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? चलिए, कल हम सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ रहे थे और सूचना का अधिकार अधिनियम हम लगभग कंप्लीट कर चुके थे और सूचना का अधिकार नियम कुछ बचा था, वो आज की क्लास में देखना है। हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है आज की क्लास में, जो उम्मीद है कि आप सभी रिवीजन कर लिए होंगे। जो भी हमने तीन अधिनियम पढ़ चुके हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, उम्मीद है कि आप सभी ने इसको रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद अपन कुछ केवल आपको किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है पेपर में, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वही पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि पेपर में आपको किस तरीके से तैयारी करके जाना है। ठीक है, चलिए ये पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो बचा हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको पढ़ेंगे। फिर से बोल दे रहा हूं, हड़बड़ाना किसी को नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पहले आंसर दें, जरूरी यह है कि आप सही आंसर दें। तो हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दबाजी नहीं करना है कि मेरे को पहले बताना है, मेरे को पहले बताने से कुछ इनाम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरी तरीके ध्यान से पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो किसी भी स्थिति में आपको हड़बड़ाना नहीं है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। कोई आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है उसको देखकर आपको आंसर नहीं देना, आपको अपना जो जेन्युइन आंसर लग रहा है वो देखना है, वो देना है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए बनाइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीपीसीआर यानी जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसको यह दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए बनाएंगे। एनसीपीसीआर केवल बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों पर कार्यवाही की सिफारिश नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है, आयोग के पास जांच के दौरान एक दीवानी अदालत के समान शक्तियां होती। दीवानी का मतलब होता है सिविल न्यायालय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा उसको मैं बता दे रहा हूं, दीवानी अदालत का मतलब होता है सिविल न्यायालय। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। आंसर ए बी सी डी, मेरे को चारों ही आंसर दिख चुके हैं। चलिए देख लेते हैं, ए बी सी डी सभी दिख रहे हैं, एक बार नजर मारते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीपीसीआर यानी आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग केवल बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों पर कार्रवाई की सिफारिश नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत है। जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच भी कर सकता है और जांच करने के बाद वो आगे न्यायालय को पूरे सबूत भी देगा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। यानी इनके पास ये सिफारिश भी करेगा आगे की, जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा आप उसकी सिफारिश भी करेगा कि आप उसकी क्या कीजिए, उनको दंड दीजिए। तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है, सिफारिश नहीं कर सकते, सिफारिश कर सकता है। वो इसके ऊपर जो भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा उसकी जांच करने के बाद ये आगे उनके ऊपर सिफारिश करेगा कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। तो पहला पॉइंट गलत है। आयोग के पास जांच के दौरान एक दीवानी अदालत के समान शक्ति होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आयोग के पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बनाइए इसको।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीपीसीआर के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3-3 वर्ष का है। अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3-3 साल का होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होगा। मैक्सिमम कार्यकाल कितना है? 3 साल का है, या 65 साल की आयु, दोनों में जो पहले वो कार्यकाल हो सकता है। और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल का होता है और 60 साल की आयु, दोनों में जो पहले वो होता है। तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3-3 वर्ष का होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, ये गलत है। 60 वर्ष नहीं, 65 ईयर है। तो सेकंड गलत है, पहला सही है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बनाइए बनाइए। एनसीपीसीआर का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एनसीपीसीआर बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की शुरुआत की सिफारिश कर सकता है। सेकंड पॉइंट तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए आंसर आ रहा है ए, बी, सी। चलिए बी और सी आंसर आ रहा है। ए भी आंसर दिख गया है, सी भी दिख गया, बी भी। चलिए देख लेते हैं। एनसीपीसीआर का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल गलत है। आप लोगों को कहां कंफ्यूजन आ रहा है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम आपने पढ़ा, सूचना के अधिकार अधिनियम में जो चयन समिति बनती उसका हेड प्रधानमंत्री होता है, और जो बाकी सदस्य होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। वो चयन समिति सूचना आयुक्त के नियुक्त करने के लिए होती है, उनका चयन करने के लिए होती है। लेकिन जो एनसीपीसीआर का अध्यक्ष होता है उसकी चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता, महिला एवं बाल विकास मंत्री करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता, महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है। तो आपका पहला पॉइंट गलत है। एनसीपीसीआर का बच्चों के अधिकारों के उल्लंघनों के मामले में कार्रवाई की शुरुआत की सिफारिश कर सकता है। अभी हमने पहली क्वेश्चन में इसको बनाया था कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो जांच करने के बाद उनमें कार्रवाई प्रारंभ करने की सिफारिश कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, केवल 2। ठीक है। तो यहां पर जो आप, वही मैंने बोला कि आप हड़बड़ी मत कीजिए। आप जितने अधिनियम पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको बढ़े, लेकिन याद रखिएगा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है उसकी जो चयन समिति बनती है उसमें प्रधानमंत्री जो होता है वो चयन समिति का प्रमुख होता है। यहां पर आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री चयन समिति का प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? एनसीपीसीआर केवल केंद्रीय सरकार को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सेकंड, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बच्चों के न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए ए बी सी मेरे को सब आंसर दिख चुका है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। एनसीपीसीआर केवल केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बिल्कुल गलत है। एनसीपीसीआर
अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी देता है और राज्य सरकार को भी देता है। जो केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा, केंद्र सरकार उसको संसद में रखेगी। जो राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा, राज्य सरकार उसको विधानमंडल में रखेगी। याद रखिएगा कि एनसीपीसीआर केवल केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट नहीं देता, ये केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार को भी रिपोर्ट देता। आप अपने नोट्स खोलकर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो केंद्र सरकार के अलावा ये राज्य सरकार को भी देता है। तो पहला पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द लगा है। केवल का मतलब होता है कि वो केवल केंद्र सरकार को ही दे रहे हैं, नहीं, वो राज्य सरकार को भी देता है। तो दोनों सरकार को देता है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बच्चों के न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, बालक न्यायालय की स्थापना धारा 25 के तहत होती है। तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, केवल 2। क्लियर है? चलिए अगला बनाइए। एनसीपीसीआर संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन द्वारा उल्लेखित अधिकारों का पालन करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन की पुष्टि वर्ष 1989 में की थी, 1989 में की थी। चलिए बनाइए। यहां आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं, ए और सी के बीच है। एनसीपीसीआर संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन द्वारा उल्लेखित अधिकारों का पालन करता है। बिल्कुल करेक्ट है। ये उन्हीं के तहत ही तो बनाया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र में हमने जाकर कॉन्ट्रैक्ट किया था, अंतरराष्ट्रीय संधि साइन की थी, उसी के तहत तो यहाँ पर उनके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया। यानी पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन की पुष्टि वर्ष 1989 में की थी। बिल्कुल गलत है। कब की थी? 11 दिसंबर 1992। 11 दिसंबर 1992 को यहां पर क्या किया गया था? इसको संधि को फाइनल किया गया था। तो दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? ए होगा, केवल एक सही है। क्लियर है? सब चीज पढ़ा हुआ है आपका, कोई भी ऐसा इसमें चीज नहीं है जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, सब चीज आपने पढ़ा हुआ है। 11 दिसंबर 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इसको। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीपीसीआर एक संवैधानिक निकाय है। एनसीपीसीआर के कार्यों में बच्चों के अधिकारों पर मौजूदा नीतियों और गतिविधियों की समीक्षा करना शामिल है। कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए यहां पर आंसर आ रहा है सी, बी, ए। चलिए अर्धशासकीय, ऐसा तो कुछ अर्धशासकीय निकाय आप कैसे बोल दे रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। एनसीपीसीआर एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल गलत है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं? ऐसा निकाय जिसका गठन संविधान के आर्टिकल के प्रावधानों के अनुरूप किया हो। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो ऐसा निकाय जिसका गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया होता है, उसको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, लोक सेवा आयोग यूपीएससी बनता है, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 315 है। वित्त आयोग बनता है, फाइनेंस कमीशन, भारत के संविधान का आर्टिकल 280 में उसका उल्लेख है। तो वैसे ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यानी किसी भी आर्टिकल में नहीं है। तो अगर किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये कौन सा निकाय है? तो ये निकाय है वैधानिक निकाय।
याद रखिएगा ये निकाय कैसा है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब क्या होता है, वैधानिक का मतलब होता है कि इस निकाय का गठन संसद विधि बनाकर करती है। इस निकाय का गठन संसद की विधि के माध्यम से किया जाता है, यानी संसद कानून बनाकर इसका गठन करती है। इसलिए आप देख रहे हो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किसने बनाया है, संसद ने बनाया है। तो वो अधिनियम क्या है, एक विधि है, एक कानून है। तो ये कौन सी संस्था हुई, ये वैधानिक संस्था हुई। यानी इसको संसद अपनी विधि के अनुरूप बनाती है। इसको बनाने के लिए संसद ने कानून बनाया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी कोई भी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। अगर उस संस्था का गठन संसद या विधानमंडल के कानून के रूप में किया जाता है, कानून के तहत किया जाता है, तो ऐसी संस्था को हम वैधानिक निकाय बोलते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है और ये पॉइंट बहुत बार पेपर में आ सकता है और कई बार ऐसे अधिनियम वाले क्वेश्चन में आता भी है। आगे देखते हैं, एनसीपीसीआर के कार्यों में बच्चों के अधिकारों पर मौजूदा नीति और गतिविधियों की समीक्षा करना शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों के अधिकारों से संबंधित जो भी नीति अभी चल रही है उसकी समीक्षा करना, रिव्यू करना इसका काम है, और रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट वो सरकार को देते हैं। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, केवल 2। समझ आ गया सभी को, ये समझ आ गया। जो भी संवैधानिक निकाय को करेक्ट ले रहे थे उनको ये बात क्लियर है। समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए। ये आपका कुछ नया जानकारी के लिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है। ये मैंने कुछ नया क्वेश्चन दिया है जो अधिनियम से हटकर है। अगर कुछ अलग क्वेश्चन गया तो आ सकता है, इसलिए इसको प्रयास कीजिए बनाने का। निम्न में से कौन सा कथन सही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में आयोग के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। एनसीपीसीआर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। प्रयास कीजिए बनाने का। यहां से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। एबीसीडी जो भी है सबने अलग अलग आंसर दे दिया है। बनाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में आयोग के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई है। बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ पूछेगा तो 2007 में इसका गठन हुआ है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन से वर्ष को हुआ है तो 2007 में हुआ है। इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। एनसीपीसीआर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, नहीं। ये आयोग जो काम करता है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पूछा गया तो आपको वहां पर ये काम आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन 2007 में ही हुआ है, इसी अधिनियम के तहत हुआ है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। क्लियर है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए कॉपी में।
सभी का हो गया? याद रखिएगा, यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि अधिनियम कब लागू हुआ, वो अधिनियम कब लागू हुआ ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आयोग का गठन 2007 में हुआ है कि नहीं। तो याद रखिएगा, अधिनियम भले 2006 में लागू है, लेकिन आयोग का गठन 2007 में हुआ है, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बनाइए इसको। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों में स्वायत्त संज्ञान ले सकता है, यानी स्वयं संज्ञान ले सकता है। ठीक है। सेकंड, एनसीपीसीआर बच्चों की कल्याण योजनाओं के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए बनाइए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों में स्वायत्त संज्ञान स्वयं संज्ञान ले सकता है। दूसरा, एनसीपीसीआर बच्चों के कल्याण योजनाओं के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। आंसर आ रहा है ए, सी। चलिए अब देखते हैं। बोला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों में स्वायत्त संज्ञान ले सकता है, यानी वो अगर कोई बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो स्वयं संज्ञान ले सकता है, खुद से उसको संज्ञान ले सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना ही क्यों है? बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। तो किसी के भी बच्चे के अधिकार का हनन होगा तो वो स्वयं संज्ञान लेकर भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, आगे का प्रोसेस कर सकता है, किसी जांच कर सकता है, आगे उसके ऊपर दंड देने के लिए न्यायालय को बोल सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। एनसीपीसीआर बच्चों की कल्याण योजनाओं के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है? बिल्कुल नहीं। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए थोड़ी जिम्मेदार है, ये तो योजनाओं का जो कार्यान्वयन हो रहा है उसका रिव्यू करता है कि सही से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं। तो कार्यान्वयन की जिम्मेदारी तो आपके जो कार्यपालिका होगी, जैसे कि आपके एक होता है, आप समझ लीजिए कानून बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेटिव करती है, यानी आपकी विधायिका करती है, पार्लियामेंट करती है। उस कानून को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है, तो यानी जो प्रशासनिक अमला होता है वो योजनाओं को कार्यान्वित करता है। आयोग का काम योजना को कार्यान्वित करना कभी भी नहीं है। आयोग का काम यह है कि योजना ठीक से लागू हो रही है कि नहीं उसका रिव्यू करना। अगर इनको कुछ लगेगा कि यहां पर ये कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा तो ये सरकार को सिफारिश करेगा कि आप इसका कार्यान्वयन ठीक से करो। यानी ये योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये योजनाओं का जो कार्यान्वयन हो रहा है उसका रिव्यू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी ये उन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं उसका रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? ए सही है, केवल एक। समझ आ गया? कार्यान्वयन का मतलब होता है उन योजनाओं को लागू कराने का काम। लागू कराने का काम इसका नहीं है, इसका काम रिव्यू करना है। अगर कहीं पे हनन हो रहा है उन बच्चों के अधिकारों का तो ये सरकार को बताएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है। कथन है एनसीपीसीआर के पास बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अभियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत की सिफारिश करने की शक्ति। अभियोजन मतलब केस चालू करने की, सिफारिश करने की शक्ति है। कारण, यह शक्ति कानूनी जवाबदेही और बच्चों के अधिकारों के कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। यानी एनसीपीसीआर को यह पावर जो है, ये पावर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। चलिए बनाइए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। चलिए बनाइए। चलिए यहां पे
बिल्कुल करेक्ट है, सभी ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर सभी ने दिया है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है यही तो केस चालू करने की सिफारिश करेगा। तो ये शक्ति उसको क्यों दी गई है? शक्ति इसलिए दी गई है ताकि बच्चों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो ना हो। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी ने लगभग आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बनाइए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष है, जबकि सदस्यों के लिए यह फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष है। चलिए बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर दिख रहा है, ए और सी आंसर दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के लिए जो अधिकतम आयु सीमा होती है वो 65 वर्ष होती है, जबकि सदस्यों के लिए 60 वर्ष होती है। जो 65 मार रहे हैं ये सूचना आयुक्त से फिर कंफ्यूजन में आ गए हैं। जो आपने सूचना आयुक्त वाला कल अधिनियम पढ़ा है, आप वहां से फिर कंफ्यूजन में आ गए। मैंने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को लिखा था, बताया था। याद रखिएगा 65 वर्ष और 60 वर्ष, अध्यक्ष का 65 वर्ष, सदस्य का 60 वर्ष। जो सूचना आयुक्त होते हैं वहां पर आप ये कंफ्यूजन ला रहे हैं, इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 65 अध्यक्ष के लिए, 60 ईयर जो है वो सदस्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बनाइए। ये महिला पर्यवेक्षक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया है। राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003, राष्ट्रीय बालक चार्टर 2004, राष्ट्रीय बालक चार्टर 2005 या राष्ट्रीय बालक चार्टर 2006। तो ये भी पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। क्या आंसर है? राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। हमने पढ़ा था बच्चों के अधिकारों को देने के लिए, बच्चों के अधिकारों को भारत सरकार ने एक जगह समाहित कर दिया और उसका नाम दिया है राष्ट्रीय बालक चार्टर। मैंने आपको बताया था कि अधिनियम के शुरू शुरू से यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ना, महिला पर्यवेक्षक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बनाइए। ये भी आपके महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? पहला, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग का गठन करना। दूसरा, बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करना। तीसरा, बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषय यानी अन्य विषय पर उपबंध करने के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। ये भी महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, सब चीज क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो क्लास में आपने नहीं किया है। चलिए क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी आंसर होगा। मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था कि आपका अधिनियम लाया ही क्यों गया है। राष्ट्रीय आयोग बनाना, राज्य आयोग बनाना, बालक न्यायालय बनाना और अन्य बच्चों से संबंधित जो अन्य अधिकार या उनके अन्य विषय हैं उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर आगे चलकर सिफारिश करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए। ये भी महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसका ही क्वेश्चन है। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से या केंद्र सरकार की सहमति से। महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है। बालक न्यायालय की स्थापना
चलिए, तो हमने पढ़ा हुआ है बालक न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। हमने पढ़ा है बालक न्यायालय की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। लेकिन किसकी सहमति लेगी? उस राज्य के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उसकी सलाह पर बालक न्यायालय का गठन होगा। अगर किसी राज्य में पहले से ही कोई विशेष न्यायालय काम कर रहा है बच्चों के अधिकारों के लिए, उनको बचाने के लिए, तो वहां पर इसको बालक न्यायालय बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है तो बालक न्यायालय बनेगा। या अगर कोई सेशन न्यायालय को भी बालक न्यायालय के रूप में बनाया जा सकता है उस प्रत्येक जिले में। तो आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। तो कौन करेगा बालक न्यायालय का गठन? राज्य सरकार करेगी। कौन सी धारा के तहत बालक न्यायालय का गठन होता है? फटाफट बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। बालक न्यायालय का गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत होता है? थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था इसको। बिल्कुल करेक्ट, धारा नंबर सेक्शन 25, धारा नंबर 25। याद रखिएगा, ये पेपर में मैंने कई बार बोला, ये धारा भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। मैंने आज के क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट धारा नंबर आपको अभी तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आप अभी उसको पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। तो अगर धारा नंबर मैं डायरेक्ट दूंगा तो आपका अगर याद नहीं होगा तो मोरल डाउन होगा। तो इसलिए मैंने धारा नंबर एग्जैक्ट आपको बहुत कम क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसको पढ़ते रहिएगा। ये धारा तो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये भी महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था। महिला पर्यवेक्षक के पेपर में आया था क्वेश्चन। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधित कन्वेंशन को फिल इन द ब्लैंक्स अंगीकार किया। 2 अक्टूबर 1975, 14 नवंबर 1989, 11 दिसंबर 1992 या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको डिस्कस किया था कि आंसर होगा 11 दिसंबर 1992। थोड़ी देर पहले बताया, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, महिला पर्यवेक्षक का ही क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने करवाए हैं कुछ क्वेश्चन, एक टाइप बस मैं आपको समझा रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय बाल जो आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, इससे मैंने ये कुछ क्वेश्चन केवल आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए कराया है। अब दूसरे अधिनियम की तरफ मैं चल रहा हूं, चलिए बनाएंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। नागरिकों को सशक्त करना, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। चलिए बनाइए। चलिए अब देखिए, अब यहां पर जो बच्चों से दिक्कत होती है वो चीज में मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे वहां पर गलत कर रहे हैं। देखिए, बच्चों से पेपर में अधिकतर इस बात में गलती होती कि बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है और वो फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन की पहचान करना है। बच्चे केवल यहां तक पढ़ते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य नहीं है, गलत क्या है। तो देखिए, नागरिकों को सशक्त बनाना, आपने सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य मैंने आपको लिखाया था, नागरिकों को सशक्त बनाना है। समाज की महिलाओं कमजोर तबकों को सशक्त बनाना। अरे भैया, सूचना का अधिकार अधिनियम महिलाओं से क्या संबंध है? महिलाओं या कमजोर तबकों से क्या संबंध है? सूचना का अधिकार का कोई संबंध नहीं है। हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाना, वास्तव में लोगों के लिए काम करे, करेक्ट है। सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना, ये तो है ही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो जो गलती यहां पर नहीं वाला ना पढ़ के किया है भैया, वो तो अपना सुधार लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में अधिकतर नहीं है पूछते और हम सही वाला बना के आते हैं। तो ऐसी चीजों में जरूर सुधार कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। अधिनियम का एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जब भी आप अधिनियम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये राजस्थान में जो आपका पीएससी होता है उसने पूछा था ये क्वेश्चन।
जो राजस्थान का पीएससी होता है उसका ये क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन या ईमेल? सूचना शब्द की परिभाषा में क्या आता है आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये तो आप लोगों को याद रहा कि मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑल ही आंसर आता है अधिकतर। तो सूचना की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख भी आता है, दस्तावेज भी आता है, ज्ञापन भी आता है, ईमेल भी आता है। चारों करेक्ट है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, अरे जो बी सी बोल रहे भैया डी है, पूरा कल आपको बताया गया है। चलिए बनाइए इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 1 नवंबर 2005, 2 अक्टूबर 2005 या 26 जनवरी 2006? तो इसको भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2 पार्ट में आपका लागू किया गया है। 120 दिन का समय बीच में दिया गया था कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए। तो कुछ जून महीने से लागू हो गया था, कुछ अक्टूबर महीने से लागू हुए थे। तो आंसर क्या आएगा? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए अगला है, पढ़िएगा अच्छे से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होता है, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है। कौन सी, आपको फिर से ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि धारा 8 में किसका उल्लेख नहीं है। धारा 8 में किसका उल्लेख नहीं है बोला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। फिर से नहीं शब्द आया है क्योंकि आपने देखा था धारा 8 के तहत कुछ सूचना के देने पर रोक लगाई गई थी। तो वो रोक किसमें नहीं है आपको ये देखना है। तो सूचना जिसके प्रकटन से संसद, राज्य, विधानमंडल का विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, ऐसी सूचना जो है वो नहीं दी जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, धारा 8 में दिया गया है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, ये भी नहीं दी जाएगी, ये भी धारा 8 में मेंशन है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता, अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था, ये आपका धारा 8 में मेंशन नहीं है। तो पूछा कौन सा उल्लेख नहीं है, तो डी का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाएंगे। धारा 8 की उपधारा एक ही तो है अमन जी, जिसमें है वो एक के अंदर ही क ख ग घ ऐसा था, वो धारा 8 की उपधारा एक ही है। चलिए, आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आयु मानदंड क्या होता है? 18 वर्ष और उससे अधिक, 45 वर्ष या उससे अधिक, 16 वर्ष या उससे अधिक, या कोई आयु सीमा नहीं है? चलिए बनाइए। चलिए क्या आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। बस क्या बोला गया है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांग सकता है।
एज लिमिटेशन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो याद रखिएगा आरटीआई आवेदन दायर करने के कोई भी एज लिमिट नहीं होता। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केवल उस व्यक्ति को भारत का नागरिक है तो वो एलिजिबल है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए। चलिए बनाइए। यदि किसी आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता है तो कितने दिनों के भीतर वह प्रथम अपील लगा सकता है? 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 30 दिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रथम अपील कितने दिन के भीतर होता है? 30 दिन के भीतर आप प्रथम अपील लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर होता है। चलिए अगला बनाइए। यदि प्रथम अपीली प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश करने में असफल रहते हैं अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीली प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता तो वह कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो कल मैंने आपको इसका टेबल भी बनाने बोला था, टेबल जरूर बना लीजिएगा। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर होती है, द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर होती है। दोनों ही अपील में सूचना 30 से 45 दिन के भीतर देना होता है। तो द्वितीय अपील कितने दिन के भीतर होती है? 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सी धारा कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? धारा 6, धारा 8, धारा 10, धारा 12? आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सी धारा कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? अभी मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आपको करवाया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 जो है ये कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अगला बनाइए। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बनाने का प्रयास करें। तो हमने पढ़ा था कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति से पहले एक चयन समिति बनती है। चयन समिति का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में चयन समिति होती है, जिस नाम की सिफारिश करेगी उसी को राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त बनाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अगर ये ऑप्शन बी हमको ऑप्शन में नहीं देता तो मेरे को ऑप्शन ए लेने में कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन यहां पर स्पेसिफाई किया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति वाला, तो बी बेहतर आंसर है ए से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बनाइए। अच्छा हट गया है, चलिए बनाइए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपको बताना है, इसमें जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी।
आंसर आ रहा है बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए फिर से यहां पर ध्यान देना है। यहां पर ध्यान क्या देना है, क्या सही नहीं है पूछा है, यानी कौन सा कथन गलत आपसे पूछ रहा है। जीवन स्वतंत्रता संबंधी सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होती, बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य सूचना 30 दिनों के भीतर देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो अगर इनसे भी संबंधित सूचना होगा तो 30 दिन के भीतर ही होगा। यदि किसी तीसरे पक्ष का मतलब होता है पर व्यक्ति, पर व्यक्ति का मतलब थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को हिंदी में यहां पर तीसरे पक्ष लिख कर दी है। तीसरे पक्ष का मतलब यहां पर क्या है, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं हम, जो सूचना मांगा गया है उसके अलावा जितने भी व्यक्ति होंगे उसको पर व्यक्ति बोला जाता है। तो अगर कोई सूचना तीसरी पार्टी यानी पर व्यक्ति संबंधित है तो ऐसी सूचना कितने दिन के भीतर देते हैं, 40 दिन। आपको मैंने बताया था 30 में 10 दिन और एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये भी करेक्ट है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है वाली बात, ऑप्शन सी। इसका भी मैंने आपको टेबल बनाने बोला था, ये एडीओ 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एडीईओ 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए बनाइए इसको। कौन सा कथन आपको इसमें भी बताना है सही नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त का 3 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं, करेक्ट है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। जो आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है, क्योंकि वो 2 बार पद में आ सकता है। लेकिन ये लोग पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। जो अन्य सूचना आयुक्त है वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन वो अन्य सूचना आयुक्त दोबारा नहीं बन सकते। और अगर अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बनेगा तो दोनों मिलाकर उसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, करेक्ट है। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट गलत है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, बनाइए इसको। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अधीन बालक से क्या तात्पर्य है। चलिए आंसर आ रहा है, ए वाले भैया, ए वाले गलत हो रहे हो, बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक, बालक मतलब यहां पर जो शादी की आयु वाले से बात है, तो बालक का मतलब लड़के की आयु जो है वो 21 वर्ष से कम है तो इसको बालक बोलेंगे, लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो इसको बालक बोलेंगे। व्यस्क का मतलब होता है कि आयु 18 वर्ष से कम हो। व्यस्क का मतलब, अव्यस्क का मतलब कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो एडल्ट होने की, व्यस्क होने की आयु 18 साल है। बालक आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक लड़की की आयु 21 से कम, लड़की की 18 से कम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। यदि पुरुष हो तो 21 वर्ष से कम और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी कहाँ हुई है मंजूषा जी? 21 हो गई है क्या शादी के लिए? कहाँ एज 21 हुई है? ये केवल व्हाट्सएप में आता रहता है 21 हो गई है, 21 होगी। अभी नहीं हुई है, वही है 21 और 18 ही है। चलिए बनाइए। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलाएगा? विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो, विवाह के दोनों पक्षकार अवयस्क हो, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो क्या होगा? दोनों ही। चाहे वो लड़का लड़की दोनों आपके व्यस्क नहीं है, या लड़का आपका व्यस्क नहीं है, लड़की व्यस्क नहीं, तो ये भी मैंने कंडीशन आपको समझाई हुई थी। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बनाइए। इस अधिनियम की धारा 13, कौन से अधिनियम? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 13 के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध करने के लिए कौन व्यादेश जारी कर सकता है? बाल विवाह प्रतिषेध करने के लिए कौन व्यादेश जारी कर सकता है? प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, या तो ए या तो बी, या जिला मजिस्ट्रेट। व्यादेश का मतलब बाल विवाह भी हुआ नहीं है, उसको रोकने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है कि अगर कहीं हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो आपको पता ही है, नॉर्मल स्थिति में प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट जारी करता है, लेकिन महानगरों में प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह महानगर मजिस्ट्रेट होता है। तो ये दोनों को ही पावर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, या तो ए या तो बी। चलिए अगला बनाइए। जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? कुटुंब न्यायालय, मूल अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय, उपरोक्त में से ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पूछ रहा है। जिला न्यायालय का मतलब क्या है? चलिए, तो क्या होगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय का मतलब कुटुंब न्यायालय, या अगर उस क्षेत्र में उस राज्य में कुटुंब न्यायालय नहीं है, या उस जिले में कुटुंब न्यायालय नहीं है, तो जिले के किसी सिविल न्यायालय को भी जिला न्यायालय, आपका जो जिले का सिविल न्यायालय होगा वो भी जिला न्यायालय कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी दोनों ही करेक्ट है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जहां पर कुटुंब न्यायालय है वहां पर कुटुंब न्यायालय को जिला न्यायालय बोलेंगे, और जहां पर कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां के जो सिविल न्यायालय होगा उसको जिला न्यायालय बोला जाता है। तो सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए इसको बनाइए। 18 वर्ष से ऊपर आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह की संविदा करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। चलिए आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर कोई 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई वयस्क पुरुष है, वो बाल विवाह कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित किया जाएगा। किससे? या तो उसको होगी 2 साल तक की कठोर कारावास, या तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या तो दोनों भी दंडित किया जा सकता है। या तो ये, या तो ये, या तो दोनों दंडित भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने हर अधिनियम का कुछ कुछ आपको कराने का प्रयास किया है। ये केवल आपका एक बोल सकते हो कि ट्रायल क्वेश्चन था, मतलब आपको पेपर का पैटर्न समझाने के लिए कि क्वेश्चन आपको अधिनियम से कैसे पूछे जाते हैं उसका पैटर्न समझाने के लिए क्वेश्चन आपको कराया गया है। और उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रहा होगा अधिनियम से कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है?
देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह में लड़का लड़की दोनों बालक हो सकते हैं, या बाल विवाह में लड़का बालक हो सकता है, लड़की बड़ी हो गई हो, एडल्ट हो गई हो, उसकी आयु की मतलब विवाह की एज हो गई हो, या तीसरा लड़का वयस्क हो चुका है लेकिन लड़की अभी छोटी है। तो ये तो मैंने कंडीशन बताया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में मैंने आपको करवाया है। ये मैंने आपको पहली कंडीशन, जब आपने पहली क्लास का जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पहली क्लास का शुरू के 20-25 मिनट में ही मैंने इसको समझाया है। अवयस्क लिखा है तो अवयस्क का मतलब यहां 18 वर्ष से कम हो तब भी चल जाएगा ना, मिल जाएगा, इसका पीडीएफ डल जाएगा। विवाह का एक पक्षकार अवयस्क है, अवयस्क का मतलब 18 वर्ष से कम की आयु है, तो 18 वर्ष से कम आयु भी होगी तब भी विवाह नहीं हो पाएगा। अगर 18 वर्ष से कम आयु है तब भी तो वो विवाह नहीं होगा ना, वो बाल विवाह ही कहलाएगा ना। आएगा, पेपर टेस्ट भी होगा। जरूरी नहीं है सच्चिदानंद जी कि 3 स्टेटमेंट है, ऐसा कोई कंपलसरी पैटर्न नहीं होता कि पीएससी आपको 3 ही स्टेटमेंट देगा। पीएससी आपको 4 स्टेटमेंट भी दे सकता है, कई बार पेपर में 5-5 स्टेटमेंट भी देता है। ठीक है, सुमन जी इसको मैंने क्लास में समझाया हुआ है, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर अगर मेरे पास अवेलेबल होगा नोट्स तो। ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये मैंने क्लास में समझाया हुआ था। बालक के जो आप परिभाषा बोल रहे हैं, देखिए बालक की परिभाषा अधिनियम में लिख कर दी है, यदि पुरुष है तो वो 21 वर्ष की आयु ना पूरी किया हो, और नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। क्लास में बताया गया है, बालक और उसमें अंतर क्या है सब चीज बताया गया है। सीजी के क्वेश्चन का तैयारी कैसे करेंगे? सीजी का टेस्ट होगा ना, आप सीजी का भी ज्वाइन कीजिएंगे तो उसमें सीजी का भी टेस्ट होगा। जरूरी नहीं है सीबीटी पैटर्न में टेस्ट आपका पेपर हो मुकेश जी, जरूरी नहीं है ये। अगर फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो आपका सीबीटी नहीं होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मैं अगले पार्ट में जाऊंगा, तो आपका वीडियो मैं अलग अलग डाल रहा हूं ऐप में ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो जो सूचना का अधिकार का नियम बचा हुआ है वो पार्ट अपन 5 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, आपका उम्मीद है कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर गलत भी हुए तो अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कई लोग अधिनियम पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से मतलब इसको डेली रूटीन में अगर आप पढ़ेंगे, अपने सामने जो है उसको रखिए, जो जो मैं इंपॉर्टेंट धारा बोलता हूं उसको आप प्रॉपर अपने सामने एक चार्ट बनाकर रखिए, रोज देखिए आपको याद होगा। अगर आपका कोई ग्रुप बना है तो आपस में डिस्कस कीजिए, तो आपको चीजें बेहतर तरीके से याद होगी। क्योंकि अभी तो हमने केवल 2-3 अधिनियम पढ़ा है, तब आपको सूचना का अधिकार अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में कंफ्यूजन आ गया है। अगर हम जितना आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए आयोग पढ़ने के लिए मिलेंगे, नए नए न्यायालय के नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन और बढ़ेगा। तो बेहतर क्या है, दो तरीका का बेहतर है कि आप जितने से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदेमंद मिलेगा। तो मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो अधिनियम से संबंधित आपका जो पार्ट 2 है आपके सिलेबस का, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत अभी चालू किया है काम कि मैं उसके ऊपर बुक निकालूं। जैसे एडीओ के समय मैंने अधिनियम के ऊपर पूरी बुक निकाली थी, ग्रामीण विकास आजीविका, तो अभी मैंने प्रयास चालू किया है। उम्मीद है कि आने वाले मतलब आपका दिसंबर महीने में फर्स्ट वीक में आपको शायद उसके ऊपर जो प्रयास कर रहा हूं बुक मिल जाए, तो आपको पूरे अधिनियम के ऊपर, हर अधिनियम के ऊपर आपको लगभग 100 क्वेश्चन का मेरा प्रयास है कि मैं आपको दूं कि आपको अधिनियम से कोई भी बाहर क्वेश्चन ना आए,
ठीक है, तो प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद है उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा। ठीक है, थोड़ी देर में वापस मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं, आप रीज्वाइन कीजिएगा। लगभग 5 से 6 मिनट में आपको रीज्वाइन के लिए लिंक आएगा, आपको दोबारा क्लास का अपडेट आएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम जो बचा हुआ सूचना का अधिकार वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं, वापस ज्वाइन करेंगे। कोई हाँ, एमसीक्यू बुक की बात कर रहा हूं प्रदीप जी, एमसीक्यू बुक ही आएगा। और मेरा बुक वैसे ही रहता है, बुक रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्वेश्चन आप तो पढ़ेंगे ही, क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी चीजें रहेंगी उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो जो अभी तक जुड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, क्लास अभी आपको रीज्वाइन करना है, ये वीडियो अलग सेक्शन में जाएगा, इसी के लिए मैं ये वीडियो को यहां पर एंड कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको दूसरे वीडियो में मैं ज्वाइन कर रहा हूं।